वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल एज। इसका अब हम अपने पहले उसमें वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कवर कर लिया था। अब हम थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं, जिसका है टॉपिक द पावर ऑफ कोर्ट्स। पावर ऑफ कोर्ट्स की पावर क्या है। तो ये चैप्टर बहुत इजी सा है, बहुत इजी चैप्टर है। आप यकीन माने, बहुत एक बार आपने इसकी सेक्शन समझ लिया, आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर्स बहुत इजी हैं। आज के वीडियो में चैप्टर 3 और 4 कवर करेंगे। और ये जो सेक्शन 21 है, ये कहता है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। और अगर आपको पहले कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देखना है, उसके सारे सेक्शंस मैंने पिछले वाले वीडियो में देखे, तो आप पिछले वाले वीडियो में जाएं और देखें। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आइए अब स्टार्ट करते हैं। कोर्ट्स बाय विच द ऑफेंसेस आर ट्राइबल। सेक्शन 21 कहता है कोर्ट्स जिनके द्वारा जो ऑफेंसेस हैं वो ट्राइबल होते हैं। ये कहता है एनी ऑफेंस, जो भी बीएनएस के अंदर कोई भी ऑफेंस दिया गया है, या तो वो हाई कोर्ट में ट्राइबल होगा या फिर सेशन कोर्ट में, या फिर वो कोर्ट जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ट्राइबल है। जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो भी कोर्ट दी गई है वो ट्राइबल होगा। प्रोवाइडेड दैट कोई भी ऑफेंस सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 बीएनएस वो ट्राइबल होगा। प्रैक्टिकली भी वो भी डिसाइडेड बाय विमेन। ये जितनी भी सेक्शंस हैं, ये विमेन रिलेटेड सेक्शन है, विमेन रिलेटेड सेक्शंस है। इसलिए ये ट्राइड बाय होंगे बाय अ विमेन जज। Any offense under any other law shall, when court is mentioned, behalf tried by the court। जैसे अब मैं इसको बता देती हूँ। सेक्शन क्लॉज भी ये कहता है, जो भी किसी भी ऑफेंस के अंदर ये नहीं दिया गया है कि उसको कौन सी कोर्ट ट्राई करेगी, तो या तो उसको हाई कोर्ट ट्राई करेगा, या फिर वो कोर्ट जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन है वो ट्राई करेगी। फर्स्ट सेक्शन में तो हमें दिया गया था जो भी ऑफेंस बीएनएस के अंदर दिए गए हैं तो उनको हाई कोर्ट ट्राई करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर जो भी फर्स्ट शेड्यूल में ट्राइबल हैं वो कोर्ट्स ट्राई करेंगी। और जो भी विमेन से रिलेटेड कुछ है, जैसे रेप हो गया, सेक्शन 64 में रेप दिया गया, 65 में पनिशमेंट है रेप की, तो वो एक प्रिसाइडेड ओवर हो गई बाय विमेन जज। तो यही कहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस में पास। अब हाई कोर्ट तो है वो कोई भी सेंटेंस पास करता है। डेथ सेंटेंस हो गया, लाइफ इम्प्रिजमेंट का सेशन वो हो गया, कोई भी हाई कोर्ट के पास सारी पावर्स हैं कि वो कोई भी सेंटेंस जो है वो पास कर सकता है। यानी कोई भी सेंटेंस मतलब ऑथराइज्ड बाय लॉ। सेशन जज और जो एडिशनल सेशन जज होता है वो डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकता जब तक उसको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन ना आ जाए। सारे सेंटेंसेस ये भी पास कर सकता है एक्सेप्ट दैट सेंटेंस। अब हम आते हैं सेक्शन 23 में, सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट्स में पास। अब जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, जिसको हम सीजेएम भी बोलते हैं, वो जो है डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजमेंट के उसको छोड़ के वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो कि 7 साल की सजा से ऊपर नहीं जाएगा, नॉट एक्सीड देन 7 years, और लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ की भी वो पास नहीं कर सकता। कौन? सीजेएम। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो होता है वो भी डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट ऐसी सजा पास नहीं कर सकता। और 3 साल से ज्यादा की सजा, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है वो 3 साल से ऊपर की सजा नहीं दे सकता है, जिसमें वो 50,000 तक का ही फाइन लगा सकता है। या फिर ये जो कम्युनिटी सर्विस है, ये अभी न्यूली एडिट हुआ है बीएनएस में। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये है कि कोई भी धार्मिक काम या फिर जो ऐसा काम जो कि समाज की भलाई के लिए होता है, जैसे कि कुछ पेड़ वगैरह लगाना या फिर कुछ भी ऐसा काम, ये अभी अभी कम्युनिटी सर्विस या ये नया ऐड हुआ है बीएनएस में, ये न्यूली एडेड है। अब हम आते हैं कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट
जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, वो 1 साल की सजा दे सकता है, 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता, जिसमें 10,000 का फाइन लगा सकता है, या फिर दोनों भी दे सकता है, कम्युनिटी सर्विस भी कर सकता है। ये भी दोनों, फाइन और सजा दोनों दे सकता है, या कम्युनिटी सर्विस भी दे सकता है। हाँ, इसमें दिया गया कम्युनिटी सर्विस शैल मीन द वर्क द कोर्ट में ऑर्डर टू परफॉर्म एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट बेनिफिट, जो कि कम्युनिटी को बेनिफिट करता है, और वो एंटाइटल होगा वो विच शैल नॉट बी एंटाइटल टू एनी रेम्यूनरेशन। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, जब फाइन का डिफॉल्टर हो जाए कि वो है वो फाइन नहीं दे पा रहा, तो उस केस में क्या हो सकता है? प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवार्ड अप 1 साल तक की 1 साल तक की वो सजा दे सकता है इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, प्रोवाइडेड दैट द टर्म इज नॉट, ये जो मजिस्ट्रेट की जो पावर्स है वो टर्म जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, जो कि इस वाले सेक्शन में दी है। वो उसकी मजिस्ट्रेट की पावर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और shall not where imprisonment has been awarded as a substantive sentence extreme और ये जो ये कहता है, ये क्लॉज बी जो है, इसमें क्लॉज बी कहता है कि जो पनिशमेंट हो, जो सब्सटेंटिव पनिशमेंट जो भी मिले, वो 1/4 पनिशमेंट से ज्यादा ना मिले। माने किसी ने कुछ चोरी की तो उसकी 3 साल की सजा है, तो उसकी 3 साल की 1/4 पनिशमेंट जो भी होगी उससे वो पनिशमेंट ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ये ओवरऑल इतना ही कहता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। In the imprisonment awarded under this section may be in addition to the substantive sentence for imprisonment for the maximum term awarded by the magistrate। ये कहता है कि जो इम्प्रिजमेंट इस सेक्शन के अंदर जो मिली है फॉर द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, वो एक वो एडिशन होगा टू द सब्सटेंटिव सेंटेंस, जो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, इसमें वो 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता, तो 3 साल की तो उसकी रहेगी, प्लस इसने डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन किया है तो वो 4 साल की हो जाएगी टोटल। उसकी जो 3 साल की सजा है वो तो है ही है, उसने अपने जितनी उसके पास पावर है वो उससे बाहर नहीं गया है, उसने बस ये इसके बस उसमें ऐड और हो गई है, ये एडिशन हो जाएगी, जिसने डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन किया है। तो 3 + 1 = 4। मुझे उम्मीद है आपको ये यहाँ तक इतना सब समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। सेंटेंसेस, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 25। सेंटेंसेस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल अदर ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। अब ये कहता है जिन ऑफेंसेस में एक ऑफेंस से ज्यादा जो होता है वो ऑफेंस होता है, तो उस केस में क्या होता है? व्हेन द पर्सन, जब एक इंसान जो है वो एक या फिर दो या फिर ज्यादा ऑफेंसेस से कन्विक्टेड होता है, तो सेक्शन बीएनएस की 9 की प्रोविजन के अनुसार वो उसको सारी पनिशमेंट्स की जो सजा या तो कॉन्करेंटली रन करा सकता है या फिर कॉन्जिक्यूटिवली। कॉन्करेंटली मतलब जैसे कि उसने जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि 2 तरह से पनिशमेंट रन होती हैं, एक तो होती है कॉन्करेंटली, एक होती है यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिवली। कॉन्जिक्यूटिवली मतलब जो होता है वो 1/1, इसमें 1/1, और इस कॉन्करेंटली मतलब टुगेदर। मतलब इसके अंदर अगर उसने 2 से ज्यादा ऑफेंसेस किए हैं तो उसमें एक साथ ही वो सजा जो है वो पूरी होगी, और इसमें एक एक करके पूरी की। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कि इसने चोरी, थेफ्ट प्लस मर्डर प्लस रेप किया है। तो मैं यही थी कि उसने थेफ्ट प्लस मर्डर प्लस
क्या किया है, रेप। तो इन सब की जो भी सजा होगी, मान लीजिए लाइक 10 साल है, नहीं मान लीजिए, हाँ, ये जो मान लीजिए इन सब की जो सजा है वो 10 साल है, सपोज एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो वो एक साथ ही 10 साल की सजा काटेगा। बट इस केस में क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिवली वाले में कि इसमें एक एक करके होता है। पहले वो चोरी की सजा काटेगा, फिर उसके बाद वो मर्डर की काटेगा, फिर वो रेप की काटेगा। उसको टोटल एक साथ वो 10 साल की सजा नहीं देंगे। पहले उसको चोरी की सजा मान लीजिए 2 साल है, फिर मर्डर की सजा जो जितनी भी है, रेप की जितनी भी है, उसको ऐसे ऐसे करके वो सजा देंगे। बट अब ये जो इसमें जो है कॉन्जिक्यूटिवली में जो कि सजा 20 साल से, अब जिन केसेस में जो कि सजा जिनमें 20 साल से 20 ईयर्स लेस होती है, वो सजा जो है वो एक एक करके दी जाती है, वो कॉन्जिक्यूटिवली दी जाती है। अब जिसमें 20 साल से ज्यादा होती है वो हमेशा कॉन्करेंटली दी जाती है। तो मैं आपको पीछे कॉन्जिक्यूटिवली और कॉन्करेंटली बता रही थी, जिसमें मैं बता रही थी आपको कि कॉन्जिक्यूटिवली में जो सजा होती है वो 1 बाय 1 चलती है, और कॉन्करेंटली में ये एक साथ टुगेदर चलती है। ठीक है, मान लीजिए किसी अपराधी ने गुनाह किया है, जैसे कि उसने रेप किया है, ठीक है, फिर उसने मर्डर कर दिया, फिर कर दी उसने चोरी। अब और इसकी जो सजा है वो 15 साल है, ठीक है, 15 ईयर्स। अब इस केस में उसने रेप प्लस मर्डर प्लस थेफ्ट प्लस डकैती की है, और इन सब की जो सजा है वो 20 साल से 20 ईयर्स प्लस है, ठीक है। अब इसमें तो सजा जो है वो उसकी एक एक करके चलेगी। पहले रेप की सजा मिलेगी उसे, फिर उसे मर्डर की सजा मिलेगी, फिर उसने जो चोरी किया उसकी मिलेगी। बट इसमें एक साल, वो 20 साल की सजा एक बार में ही काट के आएगा। अब जिन केसेस में जो सजा होती है वो 20 साल से कम की होती है, वो हमेशा कॉन्जिक्यूटिवली चल सकते हैं। पर जिनमें सजा 20 साल से ज्यादा की है, लाइक 20 ईयर्स प्लस है, वो हमेशा कॉन्करेंटली ही चलते हैं। और ये एक रिगरस पनिशमेंट होती है। कैसी पनिशमेंट होती है? रिगरस टाइप ऑफ पनिशमेंट होती है। और सेशन जज के पास जो होती है, इसकी पावर होती है कि चाहे वो कॉन्जिक्यूटिवली पनिशमेंट दे या फिर वो कॉन्करेंटली पनिशमेंट दे। अब यहाँ पे यही कह रहा है ये क्लॉज बी कि या इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एग्रीवेट पनिशमेंट और सेवरल कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये अब यही क्लॉज बी यही कहता है, प्रोवाइडेड दैट इन नो केस, हाँ, अब ये कहता है कि क्लॉज बी जो कहता है, अब इसका एक्सेप्शन है, ये प्रोवाइडेड दैट मतलब एक्सेप्शन ही कहता है, कोई भी केस में जो पनिशमेंट है वो 20 साल से ज्यादा की नहीं जानी चाहिए। और एग्रीवेटेड क्लॉज बी ये कहता है कि जो पनिशमेंट है वो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो सीजीएम है वो 7 साल की सजा दे सकता है, तो 7 + 17 = 14। अब 14 साल से ज्यादा की सजा एक को सिंगल ऑफेंस में वो नहीं दे सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय द कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेटेड ऑफ द कन्विक्टेड सेंटेंस पास बाय हिम, तो फॉर द अपील के पर्पस के लिए जो कि कन्विक्टेड पर्सन जो कि अपील करेगा, तो वो जो उसके कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस हैं जो कि एक एक करके जिसमें कॉन्जिक्यूटिवली मतलब एक एक करके जिसमें सेंटेंस पास हुआ है, उसको एक ही सेंटेंस के अंदर डील किया जाएगा। मतलब जो जज होगा वो चोरी, रेप और सबकी सजा वो एक ही सेंटेंस में उसको लिख के देगा। अलग अलग सेंटेंसेस में चोरी का सेंटेंस अलग लिख के नहीं देगा, मर्डर का अलग नहीं देगा, सबको वो एक साथ ही दे देगा। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सेक्शन 26 मोड ऑफ कॉन्फरिंग पावर, ये कहता है कि जो जिस नाम से जो भी ऑफिशियल है जो कि हाई कोर्ट ने जिनको वो दी है स्टेट गवर्नमेंट ने, उसी नाम से उसी टाइटल से वो जाना जाएगा और किसी से भी वो नहीं जाना
जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 27 में, पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। पावर क्या होती है ऑफिसर जो कि अपॉइंटेड है। ये जो सेक्शंस हैं, ये जो सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विड्रॉल ऑफ पावर्स, अगर ये हाई कोर्ट जो है वो कभी भी किसी भी सेशन जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, किसी भी ऑफिसर की जो पावर है वो विड्रॉ कर सकता है अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो जो पर्सन है वो या तो कोई गलत काम कर रहा है या फिर अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है। तो उस केस में जो हाई कोर्ट है वो अपनी पावर्स जो है वो विड्रॉ कर सकता है जो कि उसने दी हुई है। सेक्शन 29 में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं चैप्टर 4, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट्स एंड द पुलिस। ये जो चैप्टर है ये कहता है कि सुपीरियर ऑफिसर जो होते हैं पुलिस की, उनकी पावर क्या होती है और कैसे जो पब्लिक है वो मजिस्ट्रेट और पुलिस को एड कर सकती है। अब हम आते हैं सेक्शन 30 पे, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। जो पुलिस ऑफिसर रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन may exercise the same power throughout the local area in which they are appointed as may be exercised of ये कहता है सेक्शन 30 जो पावर होते हैं पुलिस ऑफिसर सुपीरियर जो कि रैंक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की उससे रैंक से ऊपर होते हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं सेम पावर अपने लोकल एरिया में जहाँ पे वो अपॉइंटेड है, जो कि वो ऑफिसर करता है जिसके एरिया जो कि टोटल हेड है। मान लीजिए ए जो हेड है वो इस पूरे लोकल एरिया का, बट वो अभी है नहीं, तो जो बी है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के ऊपर की रैंक में है, तो ये भी ए के ही जितनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। अब हम आते हैं पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। कब मजिस्ट्रेट को पुलिस को जो है वो पब्लिक असिस्ट कर सकती है। कैस क्लॉज ये कहता है इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन हुम सच मजिस्ट्रेट और पुलिस इज ऑथराइज टू अरेस्ट। कोई इंसान भाग गया है जिसको मजिस्ट्रेट और पुलिस ने ऑथराइज किया हुआ है कि इसको पकड़ना है, उसको पकड़ा सकती है। किसी ब्रीच ऑफ पीस के प्रिवेंशन में बचा सकती है, इंजरी और जो अटेम्प्ट किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को हो रहा है उसको बचा सकते हैं। ये 3 ही पॉइंट है इसमें। अब 8 पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। अब 8 पर्सन जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है पर वो एग्जीक्यूटिव। अब हमने इतना तो हमें पता है कि अभी हम आगे और पढ़ेंगे कि जो मजिस्ट्रेट है वो किसी वारंट को इश्यू करने के लिए या तो पुलिस ऑफिसर को ही देगा, बट पुलिस ऑफिसर की जगह वो किसी थर्ड पर्सन को भी दे सकता है जिससे वो जो वारंट है उसको पूरा करे। जब वारंटेड अभी एक सेक्शन कहता है जब एक वारंट एक पर्सन के दिया जाता है जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो उस पर्सन को भी वो उस वारंट को करते टाइम वो ही एड मिलेगी जो कि एक पुलिस ऑफिसर को मिलती है। मतलब वही एड मिलेगी और वो भी वही काम करेगा जो कि पुलिस ऑफिसर जो होता है वारंट को एग्जीक्यूट कराते टाइम वो जो काम करता है। अब हम आते हैं पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन सर्टेन ऑफेंसेस। पब्लिक कब इंफॉर्मेशन दे सकती है पुलिस को? कुछ ऑफेंसेस के अंदर। एवरी पर्सन जो भी ऑफेंस है जो कि पनिशेबल इन फॉलोइंग सेक्शंस के अंडर है बीएनएस में वो in the absence of any reasonable excuse in burden of proving। अब जिसने भी ये जो सेक्शंस है बीएनएस में आप देख सकते हैं, जो इन सेक्शंस के अंदर जो दिया गया है, अगर उसमें से उसने कुछ गुनाह किया है, कुछ अपराध किया है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा उसके ऊपर जाएगा जिस पर्सन को ये पता था कि ऐसा जो काम है वो होने वाला है, तब भी उसने झूठ बोला और उसकी जिम्मेदारी है कि वो पहले से जाके उस काम जो होने वाला है उसको या तो मजिस्ट्रेट को बताए या फिर
पुलिस ऑफिसर को, नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को होता है कि सर देखो इस एरिया में ऐसे ऐसे कुछ काम हो रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन, हाँ, टर्म ऑफेंस मतलब कोई भी काम जो कि ऑफेंस इंडिया के बाहर किया, कोई भी इंडिया के बाहर जो भी काम, कोई भी एक्ट ऐसा किया गया हो जो कि ऑफेंस इन इंडिया है, तो वो भी ऑफेंस में ही माना जाएगा। ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स टू विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। इस सेक्शन में बेसिकली ये कहते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि किसी भी पास के विलेज में रहता है, किसी भी कारण से, या तो किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जिसने कुछ चोरी वगैरह की हो, तो सबसे पहले उसको जाके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और या फिर पुलिस स्टेशन में जाके ऐसी खबर देनी पड़ेगी, ठीक है। और उसको बताना पड़ेगा कि ऐसे 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 एस्केप कन्विक्ट है जो कि ऐसे ऐसे यहाँ भाग है, या फिर हम किसी को ऐसे ढूंढ रहे हैं। उसका कमीशन इंटेंट बताना पड़ेगा कि वो, और नियर यानी जो नॉन बेलेबल उसने ऑफेंस किया अंडर सेक्शन 191 एंड 189, और अकरेंस ऑफ नियर सब विलेज ऑफ एनी सडन और अननेचुरल डेथ, जो कि सब कोई ऐसी एकदम से अचानक से या फिर कोई अननेचुरल डेथ हुई है जो कि उसकी जो बॉडी जिसकी डेथ हुई है वो किसी सस्पिशियस है, तो और उसकी वजह से उसको, और उसने को जो प्राणी है, जिस इंसान जिसने एक्यूज जिसने वो काम किया है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, और वो जो पुलिस ऑफिसर है वो उस पर्पज से उस विलेज में रुका हुआ है, तो उसे बताना पड़ेगा। या फिर उसने कोई भी ऑफेंस जो है वो इंडिया में कमिट किया है, आउट ऑफ प्लेस इंडिया से कमिट किया है, पर वो पनिशेबल है इंडिया में, और इन सेक्शंस के अंदर वो पनिशेबल है, ठीक है। अब सेक्शन एफ में कहता है फॉर द मेंटेनेंस ऑर्डर, या फिर किसी क्राइम को एक सेफ्टी ऑफ द पर्सन या फिर प्रॉपर्टी जो कि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए हैं, इसकी वजह से वो वहाँ रुका हुआ है, ये सब उसे बताना पड़ेगा। अब इसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब वो होता है कि जिसकी जो सजा होती है वो 10 साल से ज्यादा का उसने सजा वाला काम किया है, और लाइक भगौड़ा जिसे हम कहते हैं, और उसको बार बार वारंट और समन्स देने पे वो नहीं कोर्ट में आ रहा है, तो जो कोर्ट उस केस में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसे घोषित कर देती है, और उसके आसपास की जगहों में, कोर्ट के एरिया में जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे घोषणा करा देती है, उसकी संपत्ति को जब्त कर लेती है, और उसके ऊपर इनाम निकाल देती है, अगर ये व्यक्ति मिले तो इसको थाने में लाए और ऐसे इनाम अपना लेके जाए। तो ये बात थी हमारे इस वीडियो की। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का हर एक सेक्शन आया होगा, और ये जो सेक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। और कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।